जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विषय में। इसके पहले हमने आपको 6 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं, साथ ही साथ सिलेबस भी हमने डिस्कस किया है। जिसको आप सिलेबस ना पता हो अच्छे से, वो जाकर हमारा चैनल पर विजिट करें। प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी और अच्छे से आप पढ़ सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको जो है क्लासेस वहाँ से अच्छे से मिल जाएंगी, क्लासेस के नोट्स, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप वहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विषय में पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आखिर होता क्या है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वीडियो आते ही आप सभी तक पहुंच सके और अच्छे से आप तैयारी कर सकें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे। लोकतंत्र या प्रजातंत्र का आशय उस व्यवस्था से है जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता उस लोक के निवासियों में निहित होती है। ये तो हो गई लोकतंत्र की बात की। लोकतंत्र जो होता है उसमें एक प्रकार से प्रभुसत्ता वह लोगों के पास होती है, अर्थात निवासियों के पास होती है, अर्थात जनता के पास होती है। जिस व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक प्रशासन के कार्यों में किसी न किसी स्तर पर भाग लेते हैं, किसी राज्य की सत्ता यदि केंद्र में निहित हो तो ऐसी व्यवस्था केंद्रीय शासन के नाम से जानी जाती है। अर्थात शक्ति जो हो केवल और केवल केंद्र के पास हो, और उसका विकेंद्रीकरण अर्थात बंटवारा कहीं भी ना हुआ हो, अर्थात कोई भी अन्य पावरफुल ना हो, किसी के पास अलग शक्ति ना हो। परंतु यदि इसी सत्ता का विभाजन किसी प्रणाली के आधार पर जनता के सभी स्तरों में जो है बंटवारा कर दिया जाए तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के अर्थ हम समझें तो सत्ता का बंटवारा, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? सत्ता का बंटवारा या वितरण। इसमें प्रशासन की सत्ता एक स्थान पर कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न होकर अनेक व्यक्तियों के हाथों में विकेंद्रित होती है, अर्थात सत्ता का विभाजन अधिक से अधिक लोगों में होता है। अर्थात जो शक्ति होती है किसी भी सरकार की, किसी भी सत्ता की, वह विभिन्न व्यक्तियों के पास होती है, न कि किसी एक के पास केंद्रित रहती है। विकेंद्रीकरण की अवस्था में सरकार अपने प्रशासनिक अधिकार नीचे के स्तरों में बांट देती है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या हो जाता है? लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर स्थानीय संस्थाओं का निर्माण करना तथा उसमें प्रशासनिक सत्ता का इस प्रकार से वितरण करना कि जनसाधारण का प्रत्येक स्तर उसकी अनुभूति कर सके, हो सके, और वह अपने उत्तरदायित्व को महसूस कर सके। अर्थात जो भारत की जनता है उनमें सभी जनता के पास कुछ न कुछ शक्ति हो, कुछ न कुछ एक प्रकार से विकेंद्रीकरण अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से मिल सके, जिससे वह एक प्रकार से वह अपने स्तर को अनुभूति कर सकें और अपने उत्तरदायित्व को वह समझ सकें। वस्तुतः प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में छोटी छोटी स्थानीय इकाइयों का निर्माण किया जाता है, उनको प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं, और इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। बलवंत राय मेहता जी ने लिखा है कि प्रजातंत्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन नहीं चलाया जाए, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाए। यह तभी संभव है जब शासन में जो है स्थानीय लोग सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सकें। इसे ही क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज कहा जाता है। प्रोफेसर इकबाल नारायण के अनुसार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोगों की सहभागिता प्राप्त करने का एक सशक्त उपाय है। इसका ध्येय शासन कार्यों में लोगों की अधिकतम और जीवंत सहभागिता को सुनिश्चित करता है। एक प्रकार से जो लोग हैं, भारत की जनता है, उसको सहभागिता, एक सरकार में सहभागिता उसका प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से बहुत ही अच्छा उपाय है। ऐसा कौन कहते हैं? प्रोफेसर इकबाल नारायण जी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रत्यायोजन के समानार्थक समझकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। यद्यपि इन शब्दों में कुछ समान गुण हो सकते हैं, फिर भी ये समानार्थक नहीं है। कौन कौन से? प्रत्यायोजन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आगे हम देखेंगे प्रत्यायोजन जो होता है वह
सत्ता का उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को हस्तांतरण होता है। अधीनस्थ अधिकारी सत्ता के उपयोग के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र नहीं होता, अपितु उसका निर्वाह उसे उच्च अधिकारी के निर्देशों की सीमाओं के अंतर्गत करना होता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसके सिद्धांत का विस्तार है कि उसमें स्थानीय स्तर पर लोगों का अपने कार्यों को बिना किसी उच्च हस्तक्षेप के प्रबंध का अधिकार निहित है। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में जहां लोगों का अधिकार अंतर्निहित देखा जा सकता है, वहां प्रत्यायोजन जो है उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त सुविधा मात्र है। यहाँ पर प्रत्यायोजन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बीच में आपको अंतर समझ में आया होगा कि जो प्रत्यायोजन होता है उसमें जो उच्च अधिकारी होते हैं वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई भी सलाह देते हैं, एक प्रकार से कार्य देते हैं या आर्डर देते हैं, तो वही कार्य अधीनस्थ अधिकारी को करना होता है। परंतु जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है उसमें केंद्र सरकार अलग स्वतंत्र होती है अपने कार्यों को, अपने शक्तियों को लेकर। राज्य के अंतर्गत जो शक्तियां आती हैं उसमें उच्च जो अधिकारी हैं अर्थात केंद्र जो है वह कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये हुआ प्रत्यायोजन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में अंतर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक ऐसा सिद्धांत है जो स्थानीय लोगों को मौलिक सत्ता के उपभोग का अधिकार प्रदान करता है, जबकि प्रशासनिक प्रत्यायोजन किसी भी प्रशासनिक संगठन में प्रशासनिक कुशलता प्राप्त करने का उपागम मात्र है, जिसमें अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसी सत्ता का उपयोग किया जाता है जो उसे उच्च अधिकारी द्वारा दी गई हो। आगे हम देखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रकृति कैसी है या उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। उसके सबसे पहले हम देखेंगे व्यापक सहभागिता। लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उससे क्या विशेषता है, क्योंकि इसमें लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में एक साथ हो जाते हैं, सबकी सहभागिता हमें इसमें देखने को मिलती है। अपनी ही सरकार के प्रबंध में लोगों का अधिकतम और व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिकरण विकेंद्रीकरण का उद्देश्य है। दूसरा है शक्तियों का हस्तांतरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शक्तियों के लंबवत के लिए प्रेरित होती है, अर्थात अलग अलग जो है शक्तियां जो है हस्तांतरित कर देती है, आर्डर देती नहीं है, इस प्रकार से उन्हें हस्तांतरित कर देती है। आप अपने स्वेच्छा से ये शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है निर्वाचित तंत्र। इस प्रक्रिया द्वारा विकेंद्रीकृत की जाने वाली सत्ता का उपयोग करने वाला तंत्र प्रायः निर्वाचित होना चाहिए और इस तंत्र के निर्वाचित न होने के परिणाम स्वरूप वहाँ जो विकेंद्रीकरण होगा वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं माना जाएगा। चौथा है समिति द्वारा सत्ता का उपयोग। इस प्रक्रिया द्वारा जिस सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है उसका उपयोग निर्वाचित सदस्यों या समिति द्वारा किया जाना चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। सत्ता के उपयोग का अधिकार एक व्यक्ति में निहित कर दिए जाने पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है वह उद्देश्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण का अर्थ ही होता है बंटवारा, जो कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दी गई। शक्तियों का जब बंटवारा किया जाएगा जो है आम जनमानस तक उनको एक प्रकार से उत्तरदायित्व उनको बताया जाएगा, तब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य जाकर पूरा होगा। आगे हम देखेंगे सरकारी हस्तक्षेप का निषेध। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में निम्न स्तरीय संस्थाओं की दैनिक गतिविधियों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप प्रायः वर्जित किया गया है, अर्थात जो एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जो है निम्न स्तरीय जो भी संस्थाएं हैं उनमें वर्जित किया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सैद्धांतिक रूप से तो यही स्वीकार किया जाता है कि निम्न स्तरीय संस्थाओं का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। वास्तव में स्थानीय संस्थाओं को निश्चित क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। आगे देखेंगे हम छठा, सत्ता निम्न स्तरीय इकाइयों के पास। इस प्रक्रिया में के द्वारा सत्ता निम्न स्तरीय इकाइयों को प्राप्त होती है। इससे इन इकाइयों की नीति निर्माण, कार्यक्रम के निर्धारण और उनके निष्पादन की रीति नीति के निश्चय तथा आर्थिक संसाधनों के प्रबंध में पंचायत स्वायत्तता मिलती है, एक प्रकार से जो है पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसमें राज्य सरकार कोई भी दखल आके नहीं करता है, उनके जो कार्य होते हैं स्वयं करते हैं। अगर वह भ्रष्टाचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तब राज्य सरकार या एक प्रकार से प्रशासनिक जो भी कानून है वह लागू किए जाते हैं, परंतु उनके जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करने में राज्य सरकार या केंद्र सरकार दखल नहीं करती है। यही एक प्रकार से सत्ता जो निम्न स्तरीय इकाइयों में है उसका एक प्रकार से प्रयोग कहलाता है। ये हो गया आपका चैप्टर 7 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया, आशा है आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर कोई डाउट है
तो आप पूछिए कमेंट करके, आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिससे आपको जो है नोट्स प्राप्त हो सके। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे वह भी क्लासेस अटेंड कर सकें और अपनी तैयारी अच्छी बनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।